जय हिंद। देखिए, आज हम आपसे इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि भारत आज़ादी के उपरांत 1947 में जब कह सकते हो भारत का विभाजन भी हो चुका था, उसके उपरांत लगभग भारत में 550 से भी अधिक राजशाही, राजे, रजवाड़े या फिर राज्य था या प्रिंसली स्टेट थे। उसके बाद जब पूरे के पूरे इस राष्ट्र को एकीकरण करने का जो प्रयास सरदार पटेल के द्वारा किया गया और उनके ही नेतृत्व में यह पूरा का पूरा भारत, आज जो अब भारत, वर्तमान भारत देख रहे हैं, वह पूरे के पूरे अखंड भारत जो आपके सामने आज है, वह कह सकते हो सरदार पटेल के ही योगदान और उनके ही कह सकते हो कि प्रयास के कारण जो है पूरा का पूरा भारत एक हो सका। लेकिन उसके बाद से हम जिस मॉडल को अपनाए वह था लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक वैल्यूज और लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, वैल्यूज और डेमोक्रेटिक वे ऑफ पॉलिटिक्स को इंडिया ने अडॉप्ट किया, उसे अपनाया। लेकिन जब आज लगभग 7 से भी अधिक दशक बीत चुके हैं, आज जब मैं भारत को पुनः पीछे मुड़कर देखता हूं तो पाता हूं कि भले ही हमने राजे रजवाड़ों को समाप्त कर दिया, राजशाही परंपरा खत्म कर दी, लेकिन आज भी इस लोकतंत्र में राजशाही परंपरा जीवित है और एक प्रकार से कह सकते हो कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वंशवाद की परंपरा आज भी जीवित है। और यह मन में कह सकते हो ना कि मन व्यथित करती है या चिंतित भी करती है कि क्या इसी लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या यही राजशाही और वंशावली या फिर वंशागत जो है लोकतांत्रिक पार्टी सिस्टम के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने एक लंबा संघर्ष किया, अपने प्राणों की न्यौछावर कर दी। और क्या इसी दिन को देखने के लिए जब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, क्या इसी परंपरा को जीवित रखने के लिए हमने लोकतांत्रिक जैसे आदर्श और मूल्यों को जो है ग्रहण किया? एक बार इस पर जो है प्रश्न करने की जरूरत है, एक बार इस विषय पर गहन चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। इतने दशक बीत जाने के बाद आप देखोगे तो एक राजशाही परंपरा विकसित हुई, चाहे आप केंद्र के स्तर पर देखो या भिन्न भिन्न राज्यों के स्तर पर देखो, तो आप पाओगे कि कुछ ही एक पॉलिटिकल पार्टी और पूरे के पूरे राज्य और केंद्र स्तर को मिला दो तो लगभग 30 से 40 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिसका कि पूरे के पूरे भारत पर अब तक का जो है कह सकते हो कब्जा रहा है। केंद्र में भी उसकी सहभागिता रही है, केंद्र में भी वो सरकार में रहे और राज्य में भी सरकार में भी रहे। तो ये परिवारवादी जो पार्टियां हैं वह सिर्फ अपना विकास देखती है, अपने परिवारों का विकास देखती है, अपने परिवारों की उन्नति देखती है, अपने परिवारों के लिए जो है भ्रष्टाचार करती है और अचूक संपदा का मालिक बन जाती है, अचूक संपदा खड़ा कर लेती है, एक व्हाइट हाउस बना लेती है। तो क्या यही लोकतंत्र है? इनका निजी विकास ही सर्वोपरि हो जाता है, इनका निजी विकास ही लोगों का विकास लगने लगता है और ये अपने निजी विकास के लिए किसी भी हद तक किसी भी भ्रष्टाचार या किसी भी कुकृत्य करने को ये तैयार हो जाते हैं और पूरा का पूरा जनमानस और जनता जो है यूं ही जो है सड़कों पर भटकती रहती है, उनकी ज़िंदगी यूं ही बेहाल होती रहती है। अब शुरुआत से उठाकर देख लो, पूरी की पूरी लंबी लिस्ट है पार्टियों की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो वो भाषण दे रहे थे, जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने सही मुद्दे को उठाया है कि आप अगर अपना विकास चाहते हैं तो ऐसे परिवारवादी पार्टियों को वोट देना बंद करें, और आप अगर उस परिवार के लोगों का विकास चाहते हैं, उस नेता का विकास चाहते हैं, तभी आप उस पार्टी को वोट दें। सर्वप्रथम हम कांग्रेस की बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस की पहले नेहरू बने प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी बनी, राजीव गांधी बनी, अब राहुल गांधी को बनाने की तैयारी है। वो तो 2014 और 2019 में कांग्रेस जीती नहीं तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते। तो क्या इसी लोकतंत्र के लिए इतने महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है एक लंबा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी कि अंग्रेज को जाने के बाद ये भारतीय अंग्रेज सत्ता पर काबिज हो जाएंगे?
मतलब कहते हैं कि मैन विथ बॉर्न विद सिल्वर स्पून, चांदी के चम्मच के साथ जन्म लेना। तो अगर आप देश का भला चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, तो आप बीजेपी को वोट करें। और अगर आप जो है राहुल गांधी का भला चाहते हैं, गांधी परिवार और वाड्रा फैमिली का भला चाहते हैं, तब आप कांग्रेस को वोट करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कोई वंशावली या वंशागत जो परंपरा स्थापित हो चुकी है उसको अगर तोड़ना चाहते हैं, तब आप बीजेपी को वोट करें। इसके आगे अगर बात करूं, हम अपने गृह राज्य से अगर बिहार से बात करूं, तो वहाँ लालू यादव जो कभी पिछड़े गरीब गुरबों का नेता हुआ करते थे, तो गरीब गुरबों का नेता होते होते कैसे अपने परिवार का नेता हो गए, यह सोचने वाली विषय है। एक समय था इन्हें कहा जाता था कि ये अपनी जाति और पिछड़े समुदाय का नेता है, लेकिन आज सिर्फ अपने ये बेटे और अपने परिवार का नेता है। अगर समुदाय के भी नेता होते तो कोई उन्हीं समुदाय से कोई दूसरा व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनता या मंत्री बनता। तो ये फिक्स कर दिया गया है कि नहीं। और नीतीश बाबू भी उसी कह सकते हो वंशागत परंपरा के संवाहक बनने जा रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि मेरे जाने के बाद मेरा उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ही होंगे। तो जिन किन्हीं को लगता है कि चाहे किसी भी समुदाय का हो, जिन किन्हीं को भी लगता है कि ऐसे लोग हमारा भला कर सकेगा या ऐसे लोग आम लोगों का भला कर सकेगा, ऐसा नहीं है। इनकी अपनी परिवार का भलाई ही जनता का भलाई दिखता है। इनके परिवारों का हित ही जो है सर्वोपरि है। तो इस वंशावली को अगर ख़त्म करना है, इस राजशाही परंपरा को अगर हटाना है, तो ज़रूरत है बीजेपी को वोट करने की। और पूरे के पूरे ऐसे अगर आप लालू यादव को वोट करते हैं, आरजेडी को वोट करते हैं, तो आप एक परिवार के लिए वोट कर रहे हैं। अगर आप अपने जो है उत्थान और इस राज्य और बिहार राज्य के विकास के लिए वोट करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है बीजेपी को वोट करना। फिर यही बात जो है बंगाल में ममता बनर्जी की है, किस प्रकार से वो अपने जो है कह सकते हो अभिषेक बनर्जी अपने भतीजे के लिए जो है पूरी की पूरी एकदम सुपर सीएम के तौर पर उनका भतीजा बंगाल में काम करता है। फिर आप वही बात कर लो केसीआर की, वही बात कर लो आप करुणानिधि के बेटे स्टालिन की तमिलनाडु में, वही बात कर लो आप एनसीपी शरद पवार की बेटी या फिर उनकी पार्टी जो है वोट मांगती है तो उनकी ही उत्तराधिकारी जो है और उनके ही परिवार के सदस्य जो हैं आगे राजनीति में कदम रखेंगे। फिर वही बात कर लो आप ठाकरे की, तो आदित्य ठाकरे तो देखो राजनीति में उनका पदार्पण हो भी गया। तो ये जो वंशागत परंपरा बन रहा है, यह देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, यह आम लोगों के उत्थान के लिए खतरा है। ये हमारे और आपके लिए सोचने का विषय है कि अगर हमें अपना उन्नति करना, अपना विकास करना है, अपने देश का उन्नति, अपने राज्य का विकास करना है, अपने समाज के लोगों को का विकास करना है, तो आपको जो है इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि कैसे एक परिवार की पार्टी पूरे के पूरे राज्य में एक वंशागत परंपरा बनाने जा रही है जो आपके उत्थान में बाधक होगी। आप सोचिए कि आने वाली आपकी पीढ़ी, हम तो कहते हैं कि कोई एक सामान्य व्यक्ति एक राज्य का मुख्यमंत्री बने, जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री एक सामान्य घर से उत्पन्न हुआ लड़का अभी शीर्ष नेतृत्व पर बैठा हुआ, उसके घर में ना कोई चाचा विधायक, ना कह सकते हो संसद, कोई नहीं, ना पहले थे और ना अब हैं, वो जाकर प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ठीक ऐसे ही एक सामान्य जन से कोई उत्पन्न हुआ लड़का बिहार का मुख्यमंत्री बने, एक सामान्य घर से कोई उत्पन्न हुआ लड़का कोई एमपी बने, कोई विधायक बने। और पूरे के पूरे देख लो ना, एमपी का बेटा विधायक बन रहा है, विधायक का बेटा भी विधायक बन रहा है। तो ये जो वंशागत परंपरा है, इसको ख़त्म करना होगा अगर आपको सही मायनों में अपने कंस्टिट्यूंसी, अपने ज़िला, अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने संसदीय क्षेत्र या फिर पूरे के पूरे राज्य और ओवरऑल अगर देश की उन्नति और प्रगति अगर आप चाहते हैं, तो ऐसी वंशागत परंपरा को ख़त्म करना होगा। ऐसे पूरे के पूरे कह सकते हैं कि ये राजशाही परंपरा जो सरदार पटेल ने ख़त्म करके पूरे के पूरे भारत का एकीकरण किया था, तो ठीक उसी प्रकार ऐसी पूरी की पूरी राजशाही परंपरा। और पार्टी को जनता के लिए नहीं बनाया जाता,
पार्टी इन लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए बनाया जाता है, ताकि परिवार जो है कोई मुख्यमंत्री बन सके, कोई संसद बन सके, कोई मंत्री बन सके। अब देखो यूपी में क्या है, समाजवादी पार्टी किस प्रकार का जो है अखिलेश यादव का व्हाइट हाउस है, अब देखते ही बनेगा। उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी चल रहे, केसेस भी चल रहे हैं। मतलब एक ही घर में पति पत्नी बहू बेटा चाचा ताऊ भतीजा सब, कोई संसद है, कोई विधायक है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, पूरा का पूरा मतलब पार्टी जो है पूरे के पूरे राज्य को संभाल रही है। ऐसा नहीं है, बल्कि परिवार जो है पूरे राज्य संभाल रही है। तो मतलब ये जो राजशाही व्यवस्था है, इसको खत्म करना होगा, तभी जाकर आम लोग जो है ऊपर उठ सकेंगे। तो एक बार इस पर विचार करें। वोट फॉर बीजेपी एंड सपोर्ट फॉर बीजेपी। जय हिंद।